आज के मुख्य समाचार। टैक्सी ऑपरेटरों का परमिट शुल्क वृद्धि पर विरोध। एक सप्ताह तक बरसेंगे बादल। मनीषा मित्तल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। रश्मदान पर कांग्रेस का प्रदर्शन। शिमला में जनजातीय सुरक्षा मंच की प्रेस वार्ता। बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उठाई लंबित मांगों की आवाज। नगर निगम हाउस बैठक में कई अहम फैसले। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला के चर्चित मनीषा मित्तल हत्याकांड में पुलिस ने 2 और अहम आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मामले में बड़ा खुलासा करने का आज शिमला में दावा किया। पुलिस के अनुसार मृतका के भाई हेमंत मित्तल और उसके कारोबारी पार्टनर गोविंद ने कथित तौर पर संपत्ति विवाद के चलते हत्या की साजिश रची थी। पुलिस का कहना है कि दोनों कथित शूटर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब इस मामले में साजिश से जुड़े सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी मेहर पवार ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 13 जून को सरस्वती पैराडाइज स्कूल के समीप मनीषा मित्तल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिन दिहाड़े हुए इस वारदात के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया और विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू की गई। एएसपी मेहर पवार के अनुसार एसआईटी के तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर घटना के मात्र 39 घंटे के भीतर हरियाणा के रोहतक से 2 कथित शूटरों आशीष और दीपक को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। प्रारंभिक पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को ऐसे सुराग मिले जिससे मामला केवल शूटरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि कथित साजिश रचने वालों तक जांच का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मनीषा मित्तल का अपने भाई हेमंत मित्तल और उसके पार्टनर गोविंद के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस का दावा है कि इसी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई। जांच एजेंसियों के अनुसार उपलब्ध तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह सामने आया कि हेमंत मित्तल और गोविंद ने मिलकर कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम देने के लिए शूटरों की व्यवस्था की थी। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान बैंक लेन देन की जांच भी की गई। एएसपी मेहर पवार ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले हेमंत मित्तल ने अपने पार्टनर गोविंद के बैंक खाते में 8,50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। पुलिस इस लेन देन को मामले की जांच में महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है। पुलिस का यह भी दावा है कि गोविंद ने कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल की गई कार की व्यवस्था की थी और शूटरों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा था। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद गोविंद विदेश चला गया था। भारत लौटने के बाद वह लगातार पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। तकनीकी निगरानी, मोबाइल सर्विलांस और लगातार की गई कार्यवाही के बाद पुलिस ने उसे हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान उससे साजिश, वीडियो लेन देन और अन्य पहलुओं को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। एएसपी मेहर पवार ने बताया कि आरोपी हेमंत मित्तल फिलहाल स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बिस्तर पर है और रोहतक में पुलिस की निगरानी में रखा गया है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होने के बाद उन्हें शिमला लाया जाएगा जहाँ अदालत में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जुटाए गए तकनीकी साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा और अन्य सबूतों के आधार पर मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये सूचना प्राप्त हुई कि शिमला स्थित सरस्वती पैराडाइज स्कूल के पास श्रीमती मनीषा मित्तल की 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला शिमला पुलिस ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जांच प्रारंभ की। एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया जिसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के लिए रवाना किया गया। तकनीकी जांच के आधार पर 39 घंटों के भीतर जिला शिमला पुलिस ने हरियाणा के रोहतक से दोनों शूटरों आशीष अहलावत एवं दीपक को गिरफ्तार कर लिया तथा उनके कब्जे से इस हत्या में इस्तेमाल की गई 2 पिस्तौल भी बरामद कर ली। जांच को आगे बढ़ाते हुए यह सामने आया कि मृतका श्रीमती मनीषा मित्तल का पूर्व में अपने भाई हेमंत मित्तल तथा हेमंत के पार्टनर गोविंद के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। जांच में सामने आया कि गोविंद ने घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट गाड़ी को किराए पर लेकर
दोनों शूटरों को उपलब्ध करवाया था। यह भी सामने आया कि गोविंद ने आरोपी दीपक को पैसे ट्रांसफर किए थे। घटना के बाद से गोविंद फरार चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए पहले वह विदेश भाग गया था। विदेश से वापस लौटने के बाद भी अपने फोन को बंद किया था तथा छुपने का लगातार प्रयास कर रहा था। पुलिस के लगातार प्रयासों एवं तकनीकी जांच के आधार पर दिनांक 28 जून 2026 को आरोपी गोविंद को रोहतक हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय के सामने पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल किया गया है। जांच के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि घटना के कुछ दिन पहले हिमांक मित्तल ने गोविंद के खाते में 8.5 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। हिमांक के पास सरस्वती पैराडाइज स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का एक्सेस था, जिससे वह मृतका श्रीमती मनीषा मित्तल के आने जाने का सारा मूवमेंट ट्रैक कर सकता था। ये सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस हिमांक ने गोविंद को प्रोवाइड किया था तथा गोविंद द्वारा यह सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस जो 2 हत्यारे हैं उनको प्रदान किया गया था। जांच के आधार पर यह सामने आया कि हिमांक ही इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था तथा हिमांक ने गोविंद के साथ मिलकर दीपक व आशीष को इस वारदात को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था। हिमांक को भी दिनांक 29/6/2026 को रोहतक हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला शिमला पुलिस के लगातार प्रयासों, तकनीकी जांच तथा साक्ष्यों के आधार पर इस मामले का सफल खुलासा किया गया है। मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला शिमला पुलिस आम जनता की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गोविंद जो है वो घटना से कुछ दिन पहले ही विदेश चला गया था। घटना की प्लानिंग करने के बाद वो विदेश चला गया था और बीच में पुलिस को सूचना मिली कि 19 तारीख के आसपास उसकी वापसी हुई है और उसके बाद से ही उसकी तलाश जारी है। इनका मुख्य मोटिव पैसे से ज़्यादा प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है उससे के संबंध में था। जो 2 हत्यारे हैं वो गोविंद के जानने वाले थे, तो उन्होंने उसके कहने पर ही ये हत्या को अंजाम दिया। कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं गोविंद की तरफ से हत्यारों को। कुछ पैसे लगभग 20,000 के अराउंड बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं और 50,000 के करीब कैश जो है वो उनको दिया गया था। पर उनको फैसिलिटेट करने के मकसद से है, वो उनकी सहायता करना चाहते थे। हमलावर जो थे वो भी गोविंद के कहने पे ये सब कर रहे थे। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व राहुल गांधी पंचायती राज संगठन AICC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने किया। सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के पदाधिकारियों, कांग्रेस नेताओं, विभिन्न अग्रणी संगठनों एवं विभागों ने प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सत्याग्रह के दौरान कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष चरखा चलाकर लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम पूरी तरह गांधीवादी विचारधारा और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली के कारण बड़ी संख्या में नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता, संविधान के मूल्य और नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, संविधान की गरिमा बनाए रखने और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज संगठन के सारे साथी चरखा चलाएंगे और इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के सामने अपील करेंगे कि आज पूरे देश का जो माहौल है वो सही दिशा में नहीं है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर SIR के मार्फत भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार करोड़ों भारत के नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित करता जा रहा है।
आपने पिछले दिनों एक प्रकरण और देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, जो एक गांधीवादी विचार के साथ इस देश में आगे बढ़ रही है, जो चरखा और सूत काट के खुद अपने कपड़ों निर्मित करके पहनती है, ऐसे महिला को राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास न मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ कोई एफआईआर मिली, न वो सजा याफ्ता है, न किसी नोटिस का संज्ञान कोर्ट ने लिया था। इसके बावजूद उनका नामांकन उस आरओ के द्वारा रद्द किया गया जिस आरओ के पास उसको रद्द करने की ताकत भी नहीं। इलीगल तरीके से उनका नॉमिनेशन रद्द करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई संज्ञान नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आज आप जगह जगह पे देखते हैं कि हमारा लोकतंत्र पहले वोट चोरी के मार्फत, फिर चुनाव चोरी के मार्फत और उसके बाद इससे भी आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी वो एमएलए और सांसदों की खरीद फरोख्त करके, पार्टियों को तोड़ के इस देश के अंदर एक पार्टी सिस्टम लागू करना चाहती है। वो हमारे देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र को अपने जूते की नोक पे रखा हुआ है। आप देखो किस तरीके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके इस देश के करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप दूसरी तरफ देखोगे तो पेपर लीक जैसे मामले, कि नीट जैसे पेपर के बाद अभी एचपीएससी का पेपर भी वो भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे से चोरी होता है और करोड़ों युवा वो रोजगार से वंचित रहते हैं और अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। आज हम सबके सामने एक ही विकल्प है, वो विकल्प है गांधी जी का, वो विकल्प है अनुग्रह का, वो विकल्प है हमारा सत्याग्रह का, कि हम इस देश के राष्ट्रपति के सामने पूरी निष्ठा के साथ सत्य के लिए आग्रह करते हैं कि आप सत्य के पक्ष में आइए। आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो उसकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे खेल के गलत काम इस देश में कर रहा है, उसको रोकने का काम कीजिए। आज करोड़ों करोड़ों युवाओं को जो रोजगार से वंचित रखने का षड्यंत्र वो पेपर लीक के मार्फत भारतीय जनता पार्टी करती है, तो आप उसमें हस्तक्षेप करिए और एक ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों किसानों के जीवन को दांव पे लगा कर की है, वो पता नहीं क्यों कौन सी फाइल, एफस्टीन फाइल से अपने आप को बचाने के लिए इस देश को विदेशों में गिरवी रख देना चाहते हैं। तो आज हम सब राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथी, जो कि निर्णय हमने 12 तारीख को दिल्ली के जंतर मंत्र पे लिया था, कि ये सत्याग्रह जब हमने 12 तारीख दिल्ली जंतर मंत्र पे लिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हम भूख हड़ताल के लिए गए, तो हमारे सारे साथियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, देर रात छोड़ा गया और तभी हमने संकल्प लिया कि देश के हर राज्य के अंदर हम पहले राज्य स्तर के ऊपर सत्याग्रह करेंगे और उसके बाद पूरे देश में हर जिला स्तर के ऊपर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथी इस सत्याग्रह को लेके जाएंगे और इस चरखे की जो खनक है वो निश्चित तौर पे गांव-गांव के अंदर जाएगी। गांधी विचार की और गांधी विचार के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, जो 2014 से पहले निश्चित तौर पे सुरक्षित था और आज देश में सत्ता के उन सत्तासीनों के हाथ में लगा है जो उसके अंदर सर्वोदय के विचार को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, जो यहाँ के नागरिक को सिर्फ वोटर तक सीमित रखना चाहते हैं, अपितु उसको मालिक नहीं बनने देना चाहते। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को बचाने के लिए हम सबके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार देश भर का दौरा करके भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को लोगों के सामने उजागर करने का काम कर रहे हैं। आज हम हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ आगे बढ़ते हुए इस देश के अंदर जागरूकता करने का काम करेंगे और ये सत्याग्रह हमारा देश भर के अंदर लगातार चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने नाहन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर अपने विभिन्न लंबित समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बड़ी संख्या से सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स उपस्थित रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद सामने आ रही चुनौतियों, पेंशन संबंधी मुद्दों और चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विचार विमर्श किए। बैठक की अध्यक्षता संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा की गई। वक्ताओं ने कहा कि बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी
कर्मचारी वर्षों तक विभाग की सेवा करने के बाद अब अपने जायज मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका स्थायी समाधान नहीं हो पाया। इससे पेंशनर और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। बैठक में उपस्थित सदस्य ने पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समय पे भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों के शीघ्र निपटारे तथा महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत प्रदान करने की मांग उठाई है। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जीवन यापन का खर्च चलाना लगभग बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सरकार और संबंधित विभाग को उनकी समस्याओं के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। इस अवसर पर कई सदस्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संगठन अपनी मांगों और समस्याओं को संबंधित विभागीय अधिकारियों तथा राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाता रहेगा। जैसा कि आपको भली परिचित है, हमारा HPSC पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की हर महीने सेकंड सैटरडे को इसी स्थान पे जो है मीटिंग होती है। तो हम अपने ग्रीवेंसेस से रिलेटेड जो है मीटिंग करते हैं। आज जो विशेष मुद्दा रहा हमारा, सबसे पहले तो हमारे बिजली बोर्ड जो मैनेजमेंट है बिजली बोर्ड, उन्होंने हमारे पहले 80 से 85, फिर 75 से 80, फिर 70 से 75 के बीच वालों को जो है ना एरियर का भुगतान किया है। उसके लिए हम उनका थैंक्स और धन्यवाद करते हैं। दूसरा हमारा अब रही बात कि जो 59 साल से लेकर 69 साल तक के हमारे पेंशनर कर्मचारी जो पेंशनर जो है, उनका जो भुगतान हमारा जो पेंडिंग पड़ा है, उनको कोई भी ना ग्रेजुएटी, ना अकोमोडेशन, ना लीव एनकैशमेंट, किसी भी किस्म की कोई पेमेंट नहीं है। उसके लिए हमारा विशेष तौर पे बोर्ड मैनेजमेंट से आग्रह रहेगा कि वो जो है ना इनको भी हमारे जल्द से जल्द जो है ना इनके भी एरियर्स जो ड्यूज हैं उनको रिलीज करने में मेहरबानी करें। दूसरी बात रही हमारे एक विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनके हस्बैंड जो है नहीं रहे हैं और उनकी जगह उनकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, उन लोगों की बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर तो देखा जाए कि भी जिसकी डेथ हुई है उनके पति की, तो उसके हिसाब से तो वो 70 साल या 75 साल क्रॉस कर जाता है। लेकिन जो उनकी वाइफ्स हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, वो बेचारी कम उम्र में है, कुछ तो वो मतलब कवर नहीं कर पाते, तो उनको जो है ना उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब वो 70 की होंगी या 75 की होंगी तब जाके उनको मिलेगा। तो मेरा विशेष तौर पे जो है बोर्ड मैनेजमेंट से आग्रह रहेगा, कोई भी फैमिली पेंशनर हमारी है तो उनका बगैर किसी ये क्राइटेरिया रखने की बजाय उनकी पेमेंट जो है ना विदाउट एनी किसी उसके क्वेश्चन मार्क के उनको रिलीज की जाए। ये मेरा विशेष आग्रह रहेगा। दूसरा है हमारा, जैसे 15% डीए की बात है, सबको पता है कि आज जो है ना जनवरी 23 के बाद जो है ना किसी भी कर्मचारी, किसी पेंशनर को कोई एरियर नहीं दिया गया। सरकार से हमारा विशेष आग्रह रहेगा कि सरकार जो है जल्द से जल्द हमारा जो है ना इस वृद्ध अवस्था में पैसे की जरूरत है, लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, उसके लिए हम आग्रह करते हैं सरकार से कि वो कुछ ना कुछ जो है हमारे को जो है पेंशनर्स को, कर्मचारियों को अपने दे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक पब्लिक इंटरेस्ट में बात है। जैसे HRTC में हमारा हम 60 साल से ऊपर के थे, उनका सम्मान कार्ड बनता था जो बस स्टैंड में बनता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैं अभी गया, मेरा जून में खत्म होता था, वहां गया तो वो कहते हैं कि जी अब ये वर्कशॉप में बनेगा। तो आपको पता है कि बस स्टैंड से वर्कशॉप कितनी दूर है, वर्कशॉप के लिए कोई कन्वेंस नहीं है। तो जब वो पहले वहां पे बस स्टैंड पे ही बनता था, वही बाबू बनाते थे उसको, तो सम्मान कार्ड जो है किसी भी किस्म का कोई कार्ड है, वर्कशॉप में जाने का मतलब क्या बनता है। हमारे ये विशेष तौर पे HRTC के RM साहब से हो रहेगा आग्रह कि वो जो है ना वही बस स्टैंड पे जहाँ पे पहले बनते थे, अब 70-75 साल का आदमी जो है अब वहां पे जाएगा, वर्कशॉप में पहुंचेगा तब जाकर उनका बनेगा। दूसरा क्या है, जैसे हमारे एक आपको पता है HRTC की एक प्राइड विद राइड गाड़ी चलती थी, तो मेरे को अब कुछ समय से मैं देख रहा हूँ वो नहीं है। जब मैंने पता किया तो वो ये पता चला कि जो उसके ड्राइवर थे वो रिटायर हो गए हैं। रिटायर हो गए तो गाड़ी भी बंद होगी। प्राइड विद राइड, आपको पता है पेशेंट बस स्टैंड के अंदर कितने पेशेंट होते हैं, बस से उतरते हैं, जो बेचारे चल नहीं पाते हैं, उनके लिए एक सुविधा थी।
वो गाड़ी जो है ना, आग्रह करेंगे कि RM साहब से कि अभी उस गाड़ी को दोबारा से चलाया जाए, ड्राइवर किसी और को लगाया जाए। अगर कोई रिटायर होगा तो उसकी जगह भी तो कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना जी। तो मेरा सबसे पहले बस यही आग्रह है कि भी खास तौर पे जो है एक सम्मान कार्ड बनाने के लिए या किसी भी किस्म का HRTC कार्ड बनाने के लिए जो वृद्ध आदमी है, सीनियर सिटीजन है, उनको ये जो आदेश दिए गए हैं कैसे वर्कशॉप बनेगी तो उसको बगैर उसके जो है ना बस स्टैंड पे ही बनाया जाए, ताकि कोई बस से आकर के कोई बुजुर्ग आदमी वहां उतर करके उसको बनवा सकता है और उससे वहीं से बस पकड़ के घर जा सकता है। धन्यवाद। शिमला प्रेस क्लब में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र नेगी और हेमगिरी संगठन के अध्यक्ष LR ठाकुर ने जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने जनजातीय पहचान, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजेंद्र नेगी ने कहा कि जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज उसकी पहचान का आधार है। उन्होंने कहा कि इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कई जनजातीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेस वार्ता के दौरान मंच की ओर से जारी एक पुस्तिका का भी उल्लेख किया गया, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक व्यवस्था, जनजातीय पहचान तथा धर्मांतरण से जुड़े विषयों पर मंच का पक्ष रखा गया है। वक्ताओं ने कहा कि इस विषय पर व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता रहती है। LR ठाकुर ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों को संविधान के तहत मिले अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार गंभीरता से नवाचार करे तथा आवश्यक कानूनी और नीतिगत कदम उठाए जाए। वक्ताओं ने जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर भी बल देते हुए कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि विकास योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में एक 24 मई को ऐतिहासिक अद्भुत कार्यक्रम हुआ। देश भर के 500 से ज्यादा जनजाति समाज के लोग लगभग 2 लाख की संख्या में दिल्ली में इकट्ठा हुए, जो ना अब तक पहले हुए थे और अपने आप में ये ऐतिहासिक था। तो ये जो कार्यक्रम था, ये जनजातियों के प्रेरणा स्रोत भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ। इसमें देश के अंतिम छोर के जनजाति से संबंधित अंतिम व्यक्ति ने दिल्ली में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अद्भुत और ये दर्शनीय कार्यक्रम था। इस विराट जो कार्यक्रम का ये दृश्य था, इसमें देश के गृह मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि ये कार्यक्रम करने का ऐसी क्या आवश्यकता है? वर्तमान में जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय लोगों को धर्म परिवर्तन किसी ना किसी लालच में आकर करवाया जा रहा है। स्वेच्छा से हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, स्वेच्छा से जो कुछ कोई करना चाहता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यहाँ ऐसे क्षेत्र में जाकर किसी ना किसी धन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का प्रलोभन देकर और इन लोगों को क्रिश्चियन या मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। यहां तक तो ठीक है, हमें, क्योंकि अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि
वो स्वेच्छा से कर रहे हैं या उन्हें जबरन करवाया जा रहा है। परंतु नियमों के अनुसार जब कोई जनजातीय व्यक्ति धर्म परिवर्तन होता है तो वो अपनी परंपराओं को, अपनी धार्मिक रीति रिवाजों को, ये जो कंकड़ में शंकर मानने वाले, जल की एक एक बूंद को देवता मानने वाले, वनस्पति की छोटी से छोटी घास की पत्ती से लेकर वृक्षों तक को ईश्वर मानने वाले, सूर्य और चंद्रमा को ईश्वर मानने वाला जो हमारा सनातन है, और वो सनातनी जो जनजातीय लोग हैं, जैसे ही वो धर्म परिवर्तित होता है तो इन सब परंपराओं को उसे मजबूरन छोड़ना पड़ता है। कोई भी गिरजाघर में जाने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे धर्म की बात तक नहीं कर सकता, ये तो हम सब जानते हैं। और यही कारण है, एक केरला का एक इसका न्यायालय का डिसीजन है कि धर्म परिवर्तित जो सनातनी जनजातीय है वो यदि क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होता है तो उसे कोई भी इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रह जाता, आरक्षित। उसका कारण है, आरक्षित सीट पर वो नहीं लड़ सकता, उसका कारण है इस पब्लिक प्रतिनिधित्व करते हुए उसे किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के कार्यक्रम में जाना पड़ता है। और जो ये दो मैंने विशेष धर्म बताए उसमें अगर परिवर्तित व्यक्ति है तो इन कार्यक्रमों में नहीं जा सकता उनके नियमानुसार। हिमाचल प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में लगातार बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी शिमला सहित कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने विशेष रूप से कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर झीलों के लिए अलग अलग दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 1 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। 2 से 3 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होने का अनुमान है। इन 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की जा सकती है, जिससे भूस्खलन, अचानक बाढ़, जल भराव और सड़कें बाधित होने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। 4 और 5 जुलाई को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग केंद्र ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास जाने से बचें, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा न करें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इसके चलते वर्षा की तीव्रता और दायरा दोनों बढ़ सकते हैं। बारिश के कारण तापमान में भी उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं अधिकतम तापमान अगले 4 से 5 दिनों के दौरान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। लगातार बादल छाए रहने और बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सुहावना लेकिन ठंडा बना रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मुरारी देवी में 63.6 मिलीमीटर, ब्राह्मणी में 51.4 मिलीमीटर, घाघस में 50 मिलीमीटर, बजाही में 45.7 मिलीमीटर, स्लापड़ में 45.1 मिलीमीटर, हमीरपुर में 36, शिलारू में 33.6, सुंदरनगर में 26
26.2, बिलासपुर में 26 मिलीमीटर तथा शिमला में 13.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश के कई क्षेत्रों में छोटे छोटे नाले भी उफान पर है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश का असर हमीरपुर जिले के नौदौन में भी देखने को मिला। हमीरपुर और कांगड़ा जिले को जोड़ने वाला पुराने ब्यास पुल पर जारी जल भराव होने से लगातार आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। पुल पर पानी और मलबा जमा होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, स्कूली बच्चे, व्यापारी और अन्य यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। स्थिति की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को संभालते हुए जाम खुलवाया गया। इसके बाद धीरे धीरे वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सके। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान इस पुल पर हर वर्ष ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उप डाकघर से लेकर पुराने ब्यास पुल तक वर्षा जल निकासी के लिए कई वर्ष पहले भूमिगत सीवरेज पाइप बिछाई गई थी, लेकिन यह परियोजना आज तक पूरी तरह चालू नहीं हो सकी। यदि समय रहते इस योजना को पूरा कर दिया जाता तो जल भराव की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती थी। लोगों का कहना है कि हर मानसून में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी, नालों और खड्डों के किनारे से बचे। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग यात्रा से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें। हिमाचल प्रदेश में परमिट शुल्क में प्रस्तावित 10% बढ़ोतरी का टैक्सी ऑपरेटरों ने कड़ा विरोध जताया है। राजधानी टैक्सी ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी जिला शिमला की ओर से परिवहन विभाग के निदेशक को ज्ञापन भेजकर हर 2 वर्ष पर परमिट शुल्क में 10% की स्वचालित बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई गई है। सोसाइटी के अध्यक्ष जय मां पहाड़ी टैक्सी यूनियन की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि परिवहन विभाग द्वारा परमिट शुल्क में बढ़ोतरी और प्रत्येक 2 वर्ष पर 10% शुल्क बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। संगठन का कहना है कि भविष्य में हर 2 साल बाद शुल्क बढ़ाने का प्रावधान व्यावसायिक वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा, जिसका वे विरोध करते हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि बीते कुछ वर्षों से व्यावसायिक वाहनों के संचालन की लागत लगातार बढ़ी है। वाहनों की कीमतों में वृद्धि, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, स्पेयर पार्ट्स की महंगाई, टोल टैक्स और राज्य टैक्स, ग्रीन टैक्स और अन्य खर्चों ने टैक्सी कारोबार को पहले से ही प्रभावित किया है। इसके बावजूद टैक्सी किरायों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाई है, जिससे वाहन चालकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सी ऑपरेटरों ने कहा कि वर्तमान समय में व्यावसायिक वाहन मालिक पहले से ही आर्थिक मंदी और कम आय की चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऐसे में परमिट शुल्क में बार बार बढ़ोतरी करना उचित नहीं है। संगठन का कहना है कि सरकार को परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याओं को समझते हुए राहत प्रदान करनी चाहिए, न कि उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना चाहिए। ज्ञापन में परिवहन विभाग से मांग की गई है कि परमिट शुल्क में बढ़ोतरी संबंधित अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। साथ ही हर 2 वर्ष बाद 10% शुल्क बढ़ाने के प्रावधान को भी समाप्त किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर में व्यावसायिक वाहन मालिकों के साथ मिलकर आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। नमस्कार, मैं संदीप कंवर, महासचिव राजधानी टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी जिला शिमला। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा परिवहन परमिट शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। सभी व्यावसायिक वाहनों का परमिट शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ इस एक्ट में संशोधन करके प्रति 2 वर्ष बाद 10% का इसमें वृद्धि की जाएगी, जिसके लिए विभाग को कैबिनेट की कोई भी मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। विभाग स्वतः ही 2 वर्ष बाद 10% की वृद्धि परमिट शुल्क में करता रहेगा। इस बारे में आज राजधानी टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी जिला शिमला की बैठक क्योंथल कॉम्प्लेक्स खलीनी में की गई, जिसमें जिला शिमला के शहरी यूनियनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और यह निर्णय लिया कि इस बारे में हम 30 जून को मंगलवार के दिन परिवहन निदेशक से मिलेंगे और इस बारे में स्पष्टीकरण लेंगे और अगर हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्रदेश के समस्त व्यावसायिक वाहन मालिकों
संगठनों के साथ मिलकर चर्चा करके इस बारे में उग्र आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि सरकार जो है व्यावसायिक वाहन मालिकों के ऊपर टैक्स थोप रही है। इस बारे में आज सामूहिक चर्चा की गई और सभी यूनियन के बहुत सी यूनियनों के पदाधिकारी शामिल हुए और सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। एक अन्य टैक्स जो है साडा टैक्स जो लगाया गया है किन्नौर में, स्पीति में, सोल में, जिससे कि व्यावसायिक वाहन मालिक बहुत आहत है। यह टैक्स किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सभी गाड़ियां पासिंग के समय में ग्रीन टैक्स जमा कराती है और यह साडा टैक्स जो है सीधी सीधी टैक्सी ऑपरेटरों को, व्यावसायिक वाहन मालिकों को लूटने की साजिश है। इस बारे में हमने जगत सिंह नेगी जी जो मंत्री है उनसे भी मुलाकात की, अपने ज्ञापन भी दिए, आपत्ति पत्र भी दिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस बारे में भी व्यावसायिक वाहन मालिकों में बहुत रोष है। 15 साल का परमिट जो बढ़ाने की नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा मार्च के महीने में कर दी गई थी, उस बारे में भी अभी तक कोई भी संज्ञान परिवहन विभाग ने नहीं लिया है और जो भी परमिट बढ़ना था उस बारे में कोई भी स्थिति अभी तक ऑपरेटरों को स्पष्ट नहीं की गई है। इन सब चीज़ों का हम परिवहन निदेशक से स्पष्टीकरण लेंगे और अगर हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पूरे प्रदेश के व्यावसायिक वाहन मालिक सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे, जिसके लिए पूर्ण रूप से विभाग और सरकार जिम्मेवार होगी। नगर निगम शिमला के बचत भवन में आयोजित नगर निगम हाउस की बैठक में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद महापौर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए सदन में लिए गए प्रमुख निर्णय की महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहित के अनुरूप बनाना है। महापौर ने बताया कि बैठक में स्ट्रीट वेंडर से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम ऐसी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में कार्य करेगा जिससे स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित हो, वहीं शहर में यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था भी प्रभावित ना हो। बैठक में शहर में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया। पार्षदों ने समस्या के समाधान के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया। महापौर ने कहा कि नगर निगम इस दिशा में संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कदम उठाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। बैठक के दौरान शहर की पार्किंग व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा की गई। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि सदन में इस बात पर सहमति बनी है कि शहर की सभी पार्किंगों का संचालन नगर निगम के अधीन होना चाहिए। उनका कहना था कि इससे पार्किंग व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। साथ ही पार्किंग से होने वाली आय का बेहतर उपयोग शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि निगम पार्किंग प्रबंधन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कार्य करेगा ताकि लोगों को पार्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम शहर के समग्र विकास, स्वच्छता, यातायात, पार्किंग और स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाउस बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हमारी मासिक बैठक थी जिसमें जनरल हाउस होता है, हमारे सारे पार्षद इसमें अपने वार्ड से रिलेटेड जो समस्याएं हैं और उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और आज कुछ हमारे जैसे एस्टीमेट के कुछ काम थे जो हमारे हाउस के द्वारा पास किए गए, जिसमें एक डॉग्स का हमारे इशू आया है कि जो डॉग्स काटते हैं, बार बार लोगों को काटते हैं और उसको उठाया जाए, उसको इमीडिएटली लिफ्ट किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे डंपिंग साइट थी 2 जगह की, हमारी उसके FC क्लियर हो गया। टूटीकंड एक अब हमारा जो चलौंठी का एरिया है और दूसरा ढली बाईपास का एरिया है। उसके साथ 2 हमारी जो डंपिंग थी उसको हमने पास भी कर दिया और हाउस के माध्यम से उसमें जो FCA के एक में 11 लाख है, एक में 19 लाख के लगभग इसमें फंड
जो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमा कराना है वो हमारा पास हो गया। तो और साथ के साथ जो हमारे जो पानी के बिलों का और बिजली के बिलों का एक इशू आया था हमारे पास। जैसे बिजली के बिल है, जो कुछ इशू ऐसे था कि जिसमें सेस लगाने की बात थी कि इसमें भी ज़्यादा सेस लगता है तो लोगों के बिल ज़्यादा आते हैं, तो उसको हमने गवर्नमेंट को भेजा है क्योंकि उस सेस के द्वारा रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा उसमें लगाया गया है, तो वो हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। उसको भी इसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई है। साथ के साथ जो हमारी पार्किंग है, हमारी जो शिमला में जो भी पार्किंग के उद्घाटन हुए हैं, उस पार्किंग को हमने एक हाउस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। जितनी भी शिमला में पार्किंग बन रही है या जिनके उद्घाटन है, उन सब पार्किंग को नगर निगम को सौंपना चाहिए ताकि नगर निगम की अपनी आय भी बढ़े और नगर निगम का जो काम है वो भी बढ़े। तो इसके साथ साथ और विभिन्न मुद्दे जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से विभिन्न पार्षदों ने सभी आप अपने वार्ड की समस्या को लेकर के उठाते हैं, सारी आज चर्चा है। सर, एक मानसून, अब क्योंकि अभी बरसात में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, कुल्लू, मंडी और शिमला काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है, तो अभी तो बरसात से पहले ही शिमला में घरों में पानी घुस गया है, नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है, क्या कोई इसको लेकर चर्चा है? क्या रोड मैप? बिल्कुल, इसमें ये हमारी इस पे भी हमारी चर्चा हुई है। एक हमारा लेबर हायर करते हैं, जैसे हम सर्दियों में लेबर हायर करते हैं, वैसे ही मानसून में भी हम लेबर को हायर करते हैं और इकट्ठी हम उसकी वार्ड वाइज की आज लिस्ट है। मैंने एक्सिन को कहा है कि हमारी जितनी भी लेबर है अपनी है टोटल, उसको हम वार्ड वाइज एक जगह पे 20-20, 15-15, 20-20 लोग एक एरिया में लगा करके एक वार्ड में, ताकि दिन में हमारे 2-2, 3-3 वार्ड निकल जाए, तो हमारे जितने भी नाले कल्वर्ट्स है वो खुल जाए। होता कि बरसात में हमारा, मैंने देखा कि पहली बरसात में और बहुत बड़ी बरसात जब आती है तो नाले और वो एकदम से बंद होते हैं। तो दूसरा एक इशू ये है कि इलीगल डंपिंग भी शहर के अंदर होती है और हुई है। मैं इसको, और साथ के साथ जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ इलीगल डंपिंग है उसको भी आपको क्लियर करवाना चाहिए और जहाँ उसका फ़ाइन होना चाहिए। साथ साथ मैंने नेशनल हाईवे वालों को भी कहा है और PWD वालों को भी कहा है कि जो नाले उनके और उनकी सीमा में आते हैं उसको भी आप जल्द से जल्द खोलें। स्ट्रीट वेंडर भी और गार्बेज कलेक्टर जो हमारे कलेक्टर्स हैं, एक जो आईडीज़ नहीं बन रही है हमारे यहाँ पर, बहुत सारे लोगों की आईडी नहीं बनी, जिसमें कोऑर्डिनेटर्स को आज हाउस में बुलाया था। उसमें उनसे कोऑर्डिनेटर की बात की थी कि आप किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हो, क्योंकि हमारे नगर निगम में बहुत सारे लोगों के आईडीज़ नहीं है, जो एक बड़ा गंभीर विषय है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी, चाहे वो आप सुपरवाइज़र है या कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईडी जिसमें लोगों का पैसा, हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है वो तो बेचारा कूड़ा ले जा रहा सब जगह, उसको तो पता ही नहीं है कि आप पैसा दे रहा आदमी कौन नहीं दे रहा। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइज़र की बड़ी ये ड्यूटी है उसको काम करने का और इसको देखने का कि आईडी हर महीने हम इस पर वो लेंगे, फीडबैक इसका ज़रूर लेंगे कि आपकी वार्ड में कितनी आईडीज़ बढ़ी है। साथ के साथ मैंने एक निवेदन किया था, मैंने पिछले अपने लोग उसमें भी कहा था कि भी मैं गार्बेज कलेक्टर को साल का 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कंट्रीब्यूट करूँ। जो गार्बेज का हमारा कलेक्टर है उसके खाते में वो पैसे जाए, और सेल्फ सोसाइटी का जो हमारा, मैंने इनसे अकाउंट नंबर और लिया, उसको चेक के माध्यम से मैं उसमें 1 ईयर का अपने पूरे ईयर का जो 5 ईयर्स 500 अराउंड 6,000 बनता है, तो उसको मैं उसमें देना चाहता हूँ। और मेरे साथ काफ़ी लोग इसमें एग्री भी हुए और बहुत सभी लोगों ने इसमें सहमति भी जताई और अप्रिशिएट भी किया, और ऑफिशियल्स भी इसमें चाहते हैं कि हम इसको दें, क्योंकि जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बेचारा बहुत सुबह अर्ली उड़ जाता है और अपने घरों से, अगर उसके जेब में थोड़ा पैसा पड़े तो एक मेरी पहल है, एक पहल के तौर पर मैं आम नागरिक, आम शहरी और दूसरे लोग भी इसमें कर सकते हैं, और सामाजिक संस्थाएं बहुत सारे काम करती है। मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप बजाय इसके कि कोई ऐसा इससे बड़ा सामाजिक और अच्छा कार्य क्या होगा कि आप किसी जो हमारे घरों का गंदगी कूड़ा ले जाते हैं, जो हमारा, तो क्योंकि कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो बेचारे सफाई करते हैं हमारे, तो उनके
जेब में थोड़ा सा भी पैसा पड़े तो एक मुझे इस बात की खुशी रहेगी।